बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। क्या हाल है नाज़रीन, कैसी तबीयत है? अच्छा जी, इमेजिन करें नाज़रीन कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो सारा स्टाफ है ना, उनकी तनख्वाह आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाए रातों रात। क्या करेंगे आप? यही सेम वाक़या हुआ है रूस में। एक कंपनी जो है ना नाज़रीन, उनके एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सारे स्टाफ की जो तनख्वाह है वो एक एम्प्लॉय के अकाउंट में मुंतकिल हो गई। उसकी कॉस्ट आपको मैं बताती हूँ, उनकी वो थी, सॉरी कॉस्ट बोल रही हूँ, उसकी जो एक टोटल अमाउंट थी ना, वो पता है कितनी थी? 7 मिलियन रूबल, और वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो जब उसको ये पता चला ना, तो वो सुबह सुबह उठा, उसने अपने अकाउंट में सारी चीज़ें देखी, तो वो शायद ये सोचने में लग गया, मुझे लगा कि कंपनी को लगा कि उसको जो अच्छी कारकर्दगी की वजह से उसको इतने पैसे मिले होंगे, मगर जब उसको ऑफिस जाके पता चला कि तो ये गलती से हुई है, तो उसने साफ देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा ये पैसे, और बल्कि उसने एक अपने जो लिए ना एक घर भी ख़रीद लिया। उसने कहा ये गलती नहीं है, ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिली है, और और ये मेरी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मिली है। उसने घर ख़रीद के फिर जब उस घर में मुंतकिल होने लगा, शिफ्ट होने लगा ना, तो फिर कंपनी अदालत चली गई और वहाँ से फिर उसको नोटिस आया कि आप इधर जो है ना शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये गलती से जो है ना पैसे या आपके अकाउंट में शिफ्ट हुए हैं। तो आप जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल करें। फिर उसके जितने भी ख्वाब थे वो चकनाचूर हो गए, वो वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सका। आपको बात समझ आ रही है? तो अगर आपको गैब से इतना पैसा कहीं से आ जाए ना, तो पहले उसकी इंक्वायरी कर लें कि इतनी मेहनत आपने की भी थी जिसकी आपको ये इतना जो है ना मज़े मिल गए। तो देख लें, आपने घर भी लिया, सब कुछ लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको पैसे सारे वापस करने पड़ेगा। जलील ख्वार अलग हुए कि अगर गलती से काम हो भी गया तो कितनी कोई ईमानदारी थी आपकी कि आप वापस कर देते, और आप उसमें ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मिल गए, मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मिल गए, मैं काबिल था, मुझे ऊपर वाले ने दिए। ये आजमाइशें होती हैं। जब आपको इस तरह से कोई पैसे आ जाएं और किसी की कोई गलती हो, तो आप भाई उसकी जो बाकियों की जो मेहनत थी, जो स्टाफ की मेहनत थी, उनकी परफॉर्मेंसेस के पैसे तो उनको मिलने ना पूरे महीने के। क्या करते हैं? इसी तरह की एक हरकत चाइना में भी एक जो हुई वो मैं सुनाती हूँ। एक वालिद ने 900 किलोमीटर दूर मुंतकिल होकर यूनिवर्सिटी के सामने एक स्टॉल खोला ताकि उसकी जो बेटी है, वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है, तो उसको घर का खाने का जायका मिल सके। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था। ओह माय गॉड। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बाप होते हैं उनको अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। आप देखें 900 किलोमीटर दूर जो है ना, वो जाके उसने, अब ये बेटी ने एक्चुअली शिकायत की थी कि जो मैं हॉस्टल की मेस में जो मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे तो मुझे घर वाला जायका नहीं मिलता, मैं खाना नहीं खाती, मुझे मज़ा नहीं आता। तो बाप ने अपना सब कुछ पैक किया और 900 किलोमीटर दूर जाकर उस शहर में शिफ्ट हो गए जहाँ पर वो जो बेटी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसके बिल्कुल सामने, और बल्कि अपना फूड स्टॉल खोल लिया। अब यार इतनी मोहब्बत देख लें आप। और कुछ बेटियाँ जो है ना, बाप का मैं देखती हूँ, कहते हैं बेटियां बाप की होती हैं, मगर जब शादियां हो जाती हैं ना, तो बेटियां पलट के भी अपने बाप को पूछने नहीं जाती। बीमार होते हैं, घर में याद कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई। तो कुछ औलादें ये भी होती हैं कि फिर छोड़ देती हैं, मगर मोस्टली जो मैंने जिन लोगों को देखा है उनमें तो बेटियाँ बड़ी करने वाली होती हैं, बड़ा रख रखाव वाली होती हैं, बाप का साथ देने वाली होती हैं। तो खैर, अपने वालिदैन का किया करें, देख लें आपके वालिदैन आपके लिए कहाँ कहाँ किस किस तरीके से क्या क्या करते हैं। अच्छा, हमारे आज के जो मेहमान हैं नाजरीन, वो भी इसी तरह के एक बाप हैं। नन्ही सी बेटी है, उनकी बेटियां हैं वैसे माशाल्लाह, मगर मैंने हमेशा उनको, जब मेरे प्रोग्राम में आए तो मैंने देखा है कि अपनी बेटी को ले लेके अपने साथ टुर्रे फिर रहे होते हैं। और बड़ी अच्छी बात होती है कि बाप अपनी जो मेहनत है, अपना काम है, अपना काविश है, वो अपने बच्चों तक दिखाए, लोगों को बताए कि मैं तुम लोग से इतनी मोहब्बत करता हूँ, देखो कहाँ कहाँ जाके ख्वार होता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कैसे कैसे काम से रिस्क लेकर आता हूँ, रिस्क हलाल खिला रहा हूँ। अच्छा, उससे फ़ायदा पता है क्या होता है? एक तो जो बच्चियाँ बेटियाँ ख़ास बेटियाँ जो बाप को देख रही होती हैं ना, कुछ करते, उनकी स्ट्रगल सब कुछ, तो अल्लाह ना करे किसी भी बेटी पे कोई बुरा वक्त ना आए, कभी भी ना आए। मगर फिर भी बेटियों को मैं हमेशा कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, बेटियों के हाथ में कोई स्किल्स या हुनर होना चाहिए। तो ये भी वो साहब हैं जो अपनी बेटी को अपने स्किल्स से जो है ना सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं छोटी सी बच्चियों को। मेरे पास है हकीम फरहान साहब,
हकीम फरहान साहब, कैसी हाल है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र। कैसी है आपकी बेटियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज बेटियों का जिक्र किया तो फिर मैंने कहा मेरे सामने तो चलती फिरती मिसाल में ही देख रही होती है आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। इतने अच्छे अब्बू हैं आप अपनी बेटियों के। इसमें कोई शक नहीं कि जो बेटियाँ होती हैं ना, वाकई माँ बाप की जान होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बेटियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अक्सर देखा कि एंड तक बाप का साथ देती हैं, माँ बाप का। अक्सर बेटे अलहदा हो जाते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है ना, वो कहते हैं ना, अक्सर मशहूर कहावत है कि बेटे जो हैं वो जायदाद के वारिस होते हैं। तो बेटियाँ जो हैं वो माँ बाप की होती हैं। वो बेटियाँ एंड तक, मेरे पास अभी भी जो पेशेंट आते हैं, अक्सर औक़ात मैं देखता हूँ बेटियाँ बड़ी दूर दूर से अपने माँ बाप को लेके आती हैं दवाई लेने के लिए, और साथ फिर रो रो के बताती भी हैं कि हमारे पास सब कुछ है भाइयों के पास, लेकिन वो इनका ख्याल नहीं रखते तो हम अपने पास ले आई हैं। तो मतलब वो फिर अपने घर में बड़ी मुश्किल से रख रही होती हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ती है। एक बार मेरे प्रोग्राम में ना हकीम फरहान साहब लेट हो गए, तो मैंने उनसे पूछा लेट क्यों? कहते हैं बेटी की तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा खैर डॉक्टर पे लेके गए थे? कहते नहीं, वो मेरे हाथ पे सोई हुई थी तो मैं हाथ नहीं हटा रहा था। बड़ी बात है इनकी। बिल्कुल ये ऐसा ही होता है, और ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बेटी है वो हाथ पे ही, वो रात भी इतनी सोई है। दिल करता है बाजू काट दो, बच्चे की नींद खराब ना हो, ये है ना? बिल्कुल ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसा होता है। आज टॉपिक की तरफ आते हैं। आज असाब की मजबूती के लिए आज आपने हमें चीज़ें बतानी है कि पंजीरी वगैरह के बारे में मैं ज़रूर जिक्र करूँगी कि आज कोई आप बनाना भी सिखाएंगे मुझे लगता है। तो जो पंजीरियाँ हमारे घरों में बनती हैं, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो चीज़ें, मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम अब सही नहीं डालते। जाहिर सी बात है, पुराने लोगों की पुरानी पंजीरियाँ, पुरानी चीज़ें ताकत वाली, अब चीज़ें जो है मॉडर्नाइज हो गई हैं। लोग कहते हैं नहीं वेट बढ़ जाएगा, वो मत डालो, ये हो जाएगा, ये मत खाओ। फिर उसकी मिकदार का नहीं पता, उसको खाना कब है ये नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह खाओ, टक्कर सारा दिन घूमते फिर दो। कोई कहते हैं रात को खाओ, उसके साथ ऊपर दूध पी लो। हमें चीज़ों का हिसाब किताब नहीं पता कि रोज़ खानी है, कब कब खानी है, सर्दियों में, गर्मियों में, किस मौसम में, सारा कुछ बताएंगे आप। इसमें ना आजकल सबसे बड़ा मसला है कि सर्दियाँ बहुत अच्छी होती हैं अगर अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखा जाए। अक्सर होता ये है जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से अंदर अकड़ाव, जिस्म के अंदर ना खुश्की पैदा होती है, ड्राइनेस पैदा हो जाती है। जब ड्राइनेस पैदा होती है तो जोड़ अकड़ाव में आ जाते हैं, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है। बाज़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज़ को जोड़ों का दर्द शुरू होता है। अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, नज़ला होता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, इससे बहुत सारे अमराज आगे जन्म ले लेते हैं। तो इसलिए सर्दियाँ तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर इसमें हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल फौरी तौर पे करना शुरू कर दें, इसमें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, देखें रब ने हमारे लिए मौसम के हिसाब से बेहतरीन ग़िज़ा का जो चुनाव किया है कि अब जैसे ही मौसम, इसमें रब को पता है कि पानी की कमी होनी है। देखिए मौसमी आ गया है, एप्पल इसमें होता है, और इसमें इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बनाना इसमें होता है। फिर अनार आपको सर्दियों में मिलता है। मकसद है कहना कि ये सारी चीज़ें पानी की कमी को पूरा करती हैं। फिर इसके साथ साथ अब रब को पता है कि जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो सर्दियों में जिस्म को गर्म रखते हैं। ड्राई फ्रूट में देखा जाए तो काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी, ये सारी चीज़ें आपका गर्मियों में दिल नहीं करता, और गर्मियों में ये गर्मी पैदा करती हैं। लेकिन सर्दियों में अगर इसे एतदाल के साथ खाया जाए, बाज़ औक़ात लोग खाती हैं तो एक ही दफ़ा में वो इतना सारा खा लिया तो उसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। आप 2-2 पीस, 3-3 पीस खाएं, डेली खाएं, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। इसी मौसम में देखें खजूर का इस्तेमाल, खजूर खून की कमी को पूरा करती है और आपकी जिस्म की हरारत को बरकरार रखती है। अब खजूर का इस्तेमाल बेहतरीन है। फिर इस मौसम में जो लोग पानी का इस्तेमाल जब कम करते हैं, और इसी मौसम में दही का इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसी मौसम में ठंडे दूध का इस्तेमाल कम करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तासीर वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। टोटल ठंडी तासीर क्यों? उसकी वजह बुनियादी है कि जैसे ही आप ठंडी चीज़ खाएंगे, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, नमूनिया, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो मौसम के लिहाज से चीज़ें खाएंगे तो सर्दी का मौसम बड़ा कमाल का है, और इसीलिए इसमें हमारे आबाओ अजदाद, जिसे हम पंजीरी कहते हैं, इसको आम पंजाबी में पांडा भी कहा जाता है, तो मकसद इस तरह की चीज़ें बना के क्यों खाते थे? ताकि पूरा साल सर्दियाँ फिट रह सकें। मैं समझता हूँ अगर सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, अगर आपने ऐसी चीज़ें बना के खा ली हैं ना, तो पूरी सर्दियाँ आप फिट रहेंगे, आपको मसला नहीं होगा। अच्छा फरहान साहब, एक ब्रेक, उसके बाद फिर हम इसी टॉपिक को एलैबोरेट करेंगे। आज असाब की जो कमज़ोरी है उसके ऊपर बात करेंगे। कॉल्स भी आपके शामिल कर सकते हैं। पंजीरी बनाना सिखा रहे हैं फरहान साहब हमें, ब्रेक के बाद।
खजूर का बताने जा रहा हूँ, ताकत वाले लड्डू। ओके, वेलकम बैक। और असाब की कमज़ोरी के लिए जो जो चीज़ें हमें खानी चाहिए, ख़ासतौर पे सर्दियों के मौसम में, हमें हकीम फरहान साहब अभी बताएंगे। हकीम फरहान साहब ने भी कुछ खजूरें निकाली हैं। खजूरों के साथ क्या बनाने लगे हैं फरहान साहब? ये जी बेहतरीन किस्म के ऐसे लोग जिनके पट्ठों में कमज़ोरी है, आसाब में कमज़ोरी है और जिस्म में दर्द रहती है, नकाहत है, कमज़ोरी है, ऐसी मेरी बेटियां बहनें जिनके बाल कमज़ोर हैं, ठीक है, बालों की वजह से परेशान है, नज़र की कमज़ोरी की वजह से जो लोग परेशान हैं, दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो लोग परेशान हैं, उसके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की एक रेमेडी बताने लगा हूँ आपको। ये खजूर लेनी है असील, ये वाली, ठीक है, ये वाली खजूर लेके इसको अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद इसको खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद इसकी गुठली निकाल देनी है। गुठली निकाल के आपने इस तरह इसको मिक्सचर कर लेना है, ओके, ठीक है, इस तरह मिक्सचर करके हलवे की तरह। ये बड़ा सादा सा आसान सा कुलिया है। इसमें हमने इसको बनाने का बड़ा आसान सा तरीका, और ये सबसे आसान, और घर में जो आप कोई मेहमान आए उसके सामने रखें, कोई भी जब इसको खाएगा वो कहेगा वाकई इसमें बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, वो जो खोपरे वाली क्या वो मिलती है ना चॉकलेट्स, वो मुझे लगता है वैसी बन जाएगी। ये वैसी ही बन जाती है। अच्छा, ये इसमें आप ना बड़ा बेहतरीन है कि इसको ना ये आपने एक लेना है काजू, ठीक है, काजू इसके अंदर यहाँ पे आप रखें, एक इसमें बादाम की गिरी रखें, ठीक है, और इसको आपने ऐसे बिल्कुल गोल गुलाई में ना इसको आपने ऐसे फोल्ड करके ना, तो इसको अच्छी तरह, ये जितना इसको आप मेल्ट करेंगे ना अच्छी तरह, ये गोल हो गया। अच्छा, अब इसको लड्डू बन गया। आप इसको अब ना ये देखें, ये गरीब राधा है, ये देखें, ये थोड़ी सी डाली, अब सारी साइडों पे ना ये गरीब राधा लग जाएगी। मजे का, अरे वाह, अब देखें, और ये जो है ना ये इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है, ये देखें। और ये आप किसी मेहमान के सामने रखेंगे तो मेहमान जो है, और ये खाएगा भी मज़े से, और जल्दी भी बन जाती है, और इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए कि बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, और देखिए इसमें मैं फिर नाम ले लूँ क्या, बताऊँ क्या बन गई है ये? हाँ जी, मगर ये फरोशो जो चॉकलेट्स होती है वो, मगर मैं इतना दुबई से लोग आते हैं ना, तो उसकी जो रियल वाली ओरिजिनल लोग लेकर आते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं मिलती। तो ये जो है ना, देखें, इसको खोपरा लगा के सब कुछ, मगर इसके अंदर ताकत ज़्यादा है क्योंकि इसमें काजू, बादाम और इसमें जो गिरी है खोपरे की, ये भी इसके अंदर ऐड हुई हुई है, तो ये ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली हो गई। बल्कि बच्चों को हम इतनी महंगी और बड़े भी खा सकते हैं। बिल्कुल, ये सारे ही ये ऐसी चीज़ है, बड़ा खाए, बच्चा खाए, बेटी खाए, बहन खाए, बूढ़ा खाए, और ये इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगी। ये ऐसा लड्डू है, कह लें कि ताकतवर लड्डू आप खाना चाहते हैं, सस्ता भी हो, अच्छा भी हो, ताकत भी दे, पट्ठे भी ताकतवर रहें, कमज़ोरी, नकाहत, बालों के मसाइल भी हल हों, तो ये आप लड्डू खाएं। वाह। और वो तो दूसरा लड्डू होता है जिसको कहते हैं ना, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये वो वाला है कि जो खाए वो कभी ना पछताए, जो ना खाए वो पछताए। बिल्कुल ऐसा है ना। और इसमें ना ये आम रूटीन में सर्दियों में ज़रूर खाएं। अगर आप सर्दियों में ये चीज़ खाते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप सर्दी से बचे रहेंगे, नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचे रहेंगे, कमज़ोरी से, अकड़ाव से, जिस्म दर्द से, जो पट्ठों की वजह से परेशान है आजकल ख़ास करके, तो उससे भी इंशाल्लाह बचे रहेंगे। वाह, ज़बरदस्त। और अब आगे नेक्स्ट क्या बनाने लगे? नेक्स्ट आज हकीम साहब की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा ना उनका जो है ना पहले गियर पे गाड़ी चला रहे हैं। हाँ जी, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ये जी हमारे पास ना एक तो ये है इंजीर, ठीक है, अगर आप इसको ना सिर्फ अंजीर को ले लेना, इंजीर, इसको आप अगर खाना शुरू कर दें, ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आता है, बच्चे खास करके खून की कमी में, उसके लिए इंजीर के 2 पीस नाश्ते में ले लें, और उसके साथ 3 अदद ये खजूर ले लें, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ये बादाम पड़े हुए हैं, 5 अदद बादाम ले लें। ये सुबह का नाश्ता बता रहा हूँ। अच्छा। और अगर इसके साथ 1 गिलास दूध पी लिया जाए तो यकीन करें ये खून की कमी को भी पूरा करेगा। ऐसे अफराद जिनके जोड़ दर्द करते हैं, जोड़ों में से आवाज़ें आती हैं, ये लुब्रिकेशन पैदा करेगा, फ्लूइड पैदा करेगा, तो इससे जोड़ों का दर्द भी ख़त्म होगा, पट्ठों में जो खिंचाव है वो भी ख़त्म होगा,
और मज़ेदार भी इतना कि अगर आप सुबह ये नाश्ता कर लेते हैं तो दोपहर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। अच्छा फरहान साहब, हमारी ना अम्मी क्या करती थी, कमर दर्द के लिए लोगों को रेकमेंड करती थी कि ये जो है ना इंजीर को रात को ऑलिव ऑयल में काट के रख दें और उसको कोई 7 दिन 10 दिन 15 दिन जितने दिन के लिए भी कांच की शीशी के अंदर ऑलिव ऑयल डाल के जितने में डिप हो जाए और उसको 4 पीस में काट के तो शीशी में डिप करके रख दें और उसके बाद उसको रोज़ सोने से पहले खा लें और उसके ऊपर नीम गर्म हल्दी वाला दूध पी लें। तो अम्मी कहती थी कि फिर जो है ना, या फिर सुबह सुबह भी खा सकते हैं इंजीर। अच्छा, ये कैसी बात है आजकल की, आपको ये तबीबी बात नहीं बताएंगे। पहली हमारी माएँ कितनी ज़बरदस्त, उनको ये रेमेडीज याद होती थी और ये इतना ज़बरदस्त माजून टाइप बन जाता है। एक तो इंजीर नरम हो जाती है, खाने में भी टेस्टी होती है और अगर इसके ऊपर जो जैसे ऑलिव ऑयल डाल के खा लें तो अगर इसके ऊपर बिल्कुल ऑलिव ऑयल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर आप डिप करके रखेंगे, नरम हो जाएगी, माजून टाइप बन जाएगी, बड़ी मजेदार बन जाएगी। अगर ऊपर से जैसे आपने कहा हल्दी वाला दूध पी लें तो ये तो कमाल का रिजल्ट है। हल्दी वाला दूध पीने से खून पैदा भी होगा और खून गाढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। और हल्दी की वजह से ये इन्फेक्शन के ऊपर भी इतना अच्छा काम करेगी। यही सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, कमर दर्द, जोड़ दर्द, बवासीर के पेशेंट, इन्फेक्शन जो ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन, उसके लिए भी ज़बरदस्त है। वाह वाह वाह। ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट ये बता दीजिएगा कि जैसे ये आपने बनाया ये खजूर वाला लड्डू, तो क्या अगर हम इंजीर को इसके अंदर भी पीसना चाहें तो करके रख सकते हैं या नहीं, या इसको सिर्फ इसके इसी रेसिपी से? अगर इसको आप इसकी कुव्वत को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारे पट्टे लोहे की तरह मजबूत हो जाएं, हमने वर्किंग करनी होती है, थक जाते हैं, तो आप इंजीर को लें, इसको अच्छी तरह कूट के इसके अंदर डाल लें। एक तो टेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा इसकी अफादियत बढ़ जाएगी, इसके फायदे बढ़ जाएंगे। अरे वाह, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैक। अब पंजीरी की जो असल चीजें हैं वो क्या क्या है, पहले तो ये बता दीजिएगा कि कौन से सामान हमें चाहिए। सबसे पहले ये हम काजू लेंगे, ठीक है, थोड़े से ये डालेंगे। काजू सादा लेने हैं, इसमें हमने वो फ्राई नहीं लेने। अच्छा। जब इसमें डालने हैं। और ये जो पिस्ता है ये भी साबुत नहीं लेना है, ये भी हमने ये वाला डालना है, ठीक है। उसके बाद हम ये पंपिंग सीड डालेंगे इसमें। उसके बाद हमने लिए सादा काजू, पिस्ता और जो है ना पंपकिन सीड्स, तिल। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें, उसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें मगज अखरोट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चार मगज, ठीक है। ये हमारे मगजियात अब हो गए कंप्लीट। ओके, इसको हम पहले हल्का सा फ्राई करेंगे, सौता करेंगे, ठीक है। इसको राइट, ये देख लीजिए, हम इसको सौता करने जाएंगे, ठीक है, देख लिया। ओके, ये ऐसी आवाज करेगा, ये चलेगा भी, तो चल गया। ओके, इसको हल्का सा हम भून के इसमें निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये चीज़ें तो इधर मैं तैयार कर लूँ, इसे भूनूं ना? हाँ जी, हल्का सा इसे भून लें। उसके बाद ये जो है उतनी देर तक हम ये वाला जो है ना इसे ग्राइंड कर लें। मुझे कढ़ाई पकड़ने के लिए टिश्यू चाहिए, कुछ चाहिए, क्योंकि निकालने हैं हमने कढ़ाई से बाहर। ये लें, ये भी टिश्यू लेके आया बच्चे जी, पकड़ लें। अच्छा, इसको सौता थोड़ा सा करेंगे। तब तक आप क्या कर रहे हैं? तब तक ये मैं 2-3 चीज़ें ग्राइंड करने वाली हैं, जिसमें फूल मखाने हैं, चने हैं। हाँ, ये हम ग्राइंड कर लें। ये गूंद किकर है, गूंद किकर, इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये कमर दर्द के लिए बड़ी कमाल की है। मतलब इसको हम कमर कस कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये कमर कस नहीं है, कमर कस इसमें नहीं डालेंगे, ये आम और जनरल बना लेंगे सबके लिए। वैसे अगर डालना हो तो कमर कस और सूंड भी डलती है, लेकिन वो थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद जो है ना कमर कस उसमें लाजमी डालें, है ना, उसमें लाजमी डालें, ठीक है। उसमें निकाल लें आप, भाई ब्राउन नहीं होता। कितना कोई ब्राउन करना, देखें हो गया, बस काफ़ी है। ओके ओके, डन। अच्छा, ये तो आसान चीज़ें हैं, वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगती है, जब आप करने पे आए तो इतना मुश्किल नहीं है काम। ये अगर अपने हाथ की ताज़ी अच्छी साफ़ सुथरी बनी हुई चीज़ें
खाए ना तो बस, बनाए भी तो क्या बात है आपकी। ये आपका इम्तिहान है। हाँ जी मैं तो फेल हो जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। आप फेल हो जाएंगे। ये टिश्यू दिखाएं इधर। मैं किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाऊं मुझे डर लगता है। मेरे घर का चूल्हा है तो मेरे पास 10 चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमने इधर निकाल ली। इधर तो ये वो नहीं जलते हुए हाथ दे दो। अब हमने ये इसमें डालनी है। उसको साबुत रखना है हमने? हाँ जी, इसको हमने फ्राई कर, उतनी देर तक ये कर लेता हूँ। इसको हल्का सा हमने भूनना है। अब उसको भूनना है, ओके। हल्का सा आप इसको चला लें, मैं उतनी देर तक ये ग्राइंड कर लूँ। ओके, ये हल्का सा भूनने वाला प्रोसेस क्यों? अच्छा, चने भी थोड़े से भून इससे ना ज़रा खस्ता हो जाती है, मिक्स भी जल्दी हो जाती है। अच्छा, पहले एक उन्होंने दिखा दिया आपको, गोंद का तीरा था, चने थे, और फूल मखाने। अच्छा, आपने फूल मखाने भी उसको साथ पीसा है? ये फूल मखाने जो है ना वो इसमें डालने ज़रूरी हैं। और पीस के डाल रहे हैं आप? हाँ जी। साबुत नहीं डालेंगे? नहीं, ये सब हल्के पीसे देखिए, थोड़े थोड़े बड़े नजर आ रहे हैं आपको। ये बिल्कुल बारीक करने की बजाय ना हल्की सी आप रखेंगे ना, थोड़ा सा मोटा रख लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है। वो पाउडर नहीं बनाना है आपने? जी नहीं जी। अच्छा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम समझते हैं। आप तो बस ये दिखाएं, इसको भी निकाल तैयार करते रहते हैं ना। ये हो गया? नहीं, बस ये हो गया। कलर तो छोड़ा। हाँ, बस इतना काफ़ी है। दिखाएं आप, इसको छोड़े, मैं पकड़ लेता हूँ। ये भी हो गया। हाँ। अब इसको हम थोड़ा सा हिला लें इसके साथ। अच्छा, चने को भी उन्होंने पीस के उसी के साथ, फूल मखाने, चने और गोंद का तीरा, उसको आपस में उन्होंने पीस लिया है। ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। पहले जो चीज़ें थी, सारे मेवे जात जो आपको बताए थे, उनको भी पहले से पीस लिया, मगर पीसने से पहले उनको उन्होंने सौता किया है। अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सादा भी कहीं खाना चाहे ना। अच्छा, इनको मगर एक चीज़ मुझे समझ नहीं है, एक को आपने पीस के सौता किया है, एक को पीसे बगैर सौता किया। अगर सबको एक साथ डाल के भी सौता कर सकते हैं। असल में ना वो चीज़ें थी खुश्क चीज़ें, और वो मगजियात थे। हाँ। इसलिए मगजियात को पहले हमने फ्राई किया, दूसरी तो खुश्क चीज़ें थी। फिर आप यही फॉलो करें जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। और उसके बाद ये देखें, देसी घी डाला हमने। हाँ। उसमें ये हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे। ठीक है, हमें चम्मच का थोड़ा सा मसला है, इसके लिए वो चम्मच दूसरा होना चाहिए, लेकिन हम ना, हमारे पास चम्मच आज नहीं है। चूल्हा बंद है, चलो इसी से हो जाना है। ये जितना करना है ना, इसे चला दें एक दफ़ा थोड़ा सा। नहीं जी, अब हम ना आखिरी मराहिल में हैं। ये हम देसी घी थोड़ा सा और डाल दें। दोबारा बता दें, आपने देसी घी डाला? देसी घी डाला, उसमें थोड़ा सा बेसन डाला। अब हम ये इसमें डाल रहे हैं शक्कर। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से ना इसको मिक्स कर लें। शक्कर या गुड़ क्या डालना चाहिए? ये अब हम शक्कर डाल रहा हूँ मैं। अच्छा, शक्कर ऐसे, ठीक है। ये शक्कर ऐसे हमने डाली है। अब ये आपकी तैयार हो गई। ये ऐसे करो। अच्छा, ये नाज़रीन आपका ना ये तैयार है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम ना सिर्फ ड्राई ही खाएं, देसी घी को पसंद नहीं करते, तो वो ड्राई फॉर्म में ऐसे ही अब आपकी ना ये पंजीरी तैयार है। इसमें आपने सिर्फ शक्कर, ये तैयार है? हाँ जी, इसमें शक्कर या चीनी ऐड करनी है। ठीक है, और इसको हमने मिक्स करना है बस। इसमें शक्कर और चीनी हमने ऐड करनी है। ये आपका ड्राई में तैयार है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने ड्राई खाना है, तो उसको पसंद नहीं करते, तो ड्राई खा लें। खत्म करनी है मैंने यार, ऐसे ही हो गया इसको। हाँ जी, अब इसको इस पे हमने डाल के ना तो मिक्स करना है। आंच बंद कर दें नीचे से, कर दी। और ये अब यहीं पे हम मिक्स कर लेंगे इसको। सुने तो पंजीरी बनाना 2 मिनट का काम है जी। जो लोग बेचारे कहते हैं कि ये पंजीरी बनाना इतना टाइम लगेगा, इतना, तो उसमें ना ये बड़ा आसान सा है। अच्छा, इसी बर्तन में ये देखें, ये आपने ये तैयार कर लिया मीठा। अब इसको इसमें डालें। ये लें जी, ये लें जी। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का, जैसे ये हल्का सा ठंडा होगा, इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। खुशबू आ रही है। ठीक है, वाह। इसको, ये इतना आसान सा सादा सा काम है, और इसके फ़ायदे इतने बेशुमार हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें
सबसे पहले तो ये नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, आसाब की कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, ये ऐसी रेसिपी बनाई है मैंने। इसमें ना वैसे तो आम रूटीन में जब बच्चे की पैदाइश के बाद औरतें खाती है ना जो पंजीरी, उसमें सूंड डलती है, सूंड, उसमें कमर कस डलती है, उसमें ये भकड़ा डलता है, खारकस कमर दर्द के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसमें अलसी डलती है, वो चीज़ और होती है, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है। अच्छा। और ये ऐसी तैयार की है, कोई भी अफराद खा सकती है, यानी कि घर में बच्चा बड़ा छोटा, ब्रेक पे जाएंगे, इसमें नहीं बिल्कुल भी। देखिए मैंने मीठा ना इसका शक्कर का डाला और थोड़ा सा डाला है, आप एक लिमिट में खाएं। रोजाना 2 चम्मच आप सुबह नाश्ते में दूध के साथ इस्तेमाल करें तो मोटापा बिल्कुल पैदा नहीं होगा। रात को नहीं करना। अच्छा। रात को नहीं, ये याद रखें, ये जब भी आपने इस्तेमाल करनी है ये सुबह नाश्ते में करनी है, ताकि आपके पास पूरा दिन है ये जज़ब हो सके, डाइजेस्ट हो सके। ब्रेक के बाद इस पे थोड़ी सी बात और करेंगे। पंजीरी आपने बहुत झकास बना दी है, ये तो मैं घर लेके जाऊंगी। और इससे पहले कि कोई मेरी यहाँ पे पंजीरी को नजर लगाए, आप कोई लेके जाए, जूता कर दी। मैं मोस्टली कस्में नहीं खाती, मेरी बात पे वैसे ही यकीन कर लें। इतनी लड़ाई, इतना फसाद हुआ है, अभी इतना फसाद हुआ है। मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा ऑफिस, ये 24 चैनल जो है, ये सारे लाइव देख रहे थे, सारे के सारे आ गए, उन्होंने ऐसा अटैक मारा। ये देखें किधर बची एक, मैं खुद भी माशाल्लाह काफ़ी सारी टिका गई हूँ, मगर जितने लोग यहाँ पे अभी मुझे घेरे हुए थे और जितने लोगों ने ये पंजीरी खाई है, मैं बताऊँ हमने चीज़ों को मुश्किल कर दिया है। मुझे ये लगा था, मैं बात में कह भी रही थी अपनी टीम से कि इन्होंने पंजीरी बनानी है तो सारा तो सेगमेंट ये इसी में ले जाएंगे, इतना टाइम लगता है। और ये इन्होंने 5 मिनट में, मतलब 4 मिनट भी नहीं था, एक ब्रेक में 4 मिनट में पंजीरी बनाई, ले दे मारी। तो इतनी आसान पंजीरी है, तो आप खुद बना सकते हैं। और मैं बताऊँ, ये आम पंजीरी नहीं थी, जिस पंजीरी की हम बात करते हैं ना, ये आम पंजीरी नहीं थी। मतलब इतना रियल टेस्ट, इतनी अच्छी खुशबू, और एक तो उन्होंने सब चीज़ें खालिद हमारे सामने डाली हैं, चाहे देसी घी हो, चाहे गुड़ हो, देसी हर चीज़। फिर जो गिरियाँ थी, बादाम थे, उनकी क्वालिटी, इन पंजीरी में ये सब की क्वालिटी भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरी चीज़। एंड आई स्वेयर ऑन अल्लाह, इतने मज़े की पंजीरी है, ये टेस्ट डिफरेंट है जो मैंने आज से पहले को पंजीरियाँ खाई हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा आज, और इसकी पूरी रेसिपी मैं कहती हूँ सेव करके रख लें, इस सर्दियों में अपने बच्चों को ज़रूर खिलाओ, और एक बार घर पे बनाए, आई प्रॉमिस यू सब लग जाएंगे इसके पीछे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने कहा इसको सुबह खाना है, कितने चम्मच खाना है, फिर दूध पीना है? 2 चम्मच खा के दूध पी लें। और अगर कोई इसको ऐसे अफराद होते हैं जो ड्राई, वैसे तो ये ड्राई फॉर्म में ज़्यादा देसी घी नहीं डाला, ताकि ऐसे लोग हैं जो देसी घी को ज़्यादा लाइक नहीं करते, यहाँ पे खड़ा हो जाता है, सुबह डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये हल्की सी ये खाई जाएगी, साथ दूध पी लिया जाए। बच्चे 1 चम्मच खा लें, बड़े 2 चम्मच खा लें। अच्छा, चम्मच के फॉर्म, हम तो प्लेटा चढ़ गए। हाँ, लेकिन ये कि आम रूटीन में अगर आपने ये ज़्यादा थोड़ी सी खा ली है, फिर आप दोपहर तक ना, शाम तक खाना ना खाएं, फिर इसको अंदर जुज़्वे बदन बनने दें, ताकि आपने इतना कुछ अच्छा खाया तो अंदर जुज़्वे बदन बने। उस दिन वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा करें फिजिकली, तो उससे इंशाल्लाह इससे आप देखेंगे पहले दिन में जिस्म के अंदर कितनी एनर्जी आती है फौरी तौर पर। और ये अब क्या कर रहे हैं? अब आपको बताने लगा, आजकल चूँकि सर्दी है, सर्दियों में ना बच्चे हों, बड़े हों, सबको यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, पट्ठे कमज़ोर भी हो जाते हैं, नकाहत, कमज़ोरी, नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों में दर्द, आसाब कमज़ोर। अच्छा, टोटल चीज़ों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैं माजून बताने लगा हूँ, उसे आप सफ़ूफ़ों में भी खा सकते हैं, माजून में भी खा सकते हैं। बड़ी बेहतरीन चीज़ ख़ुसूसन बच्चों और बूढ़ों के लिए, ऐसे बूढ़े अफराद जो रात को 2-2 दफ़ा उठ के यूरिन करते हैं, फिर ठंड लग जाती है, कमज़ोरी नकाहत हो जाती है। उसमें सबसे पहले लेना है आपने, ये है जड़ पान, पान की जड़। पान तो अक्सर खाते देखे नहीं, उसकी जड़ है। इसका जैसी है ना? हाँ जी, इसका फाइन पाउडर करके, इसे भी अगर 50 ग्राम शहद में मिला के खा लिया जाए अकेली को, ठीक है, तो ये भी यूरिन की जो ज़्यादा पेशाब बार बार आना, नकाहत, कमज़ोरी, पट्ठों में कमज़ोरी, उसके लिए बड़ी इफेक्टिव है। ठीक है ना? इसके साथ हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसके साथ हम ऐड करेंगे सूंड को। अच्छा, सूंड का नुस्खा साथ एक बताता चलूँ, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अक्सर हम कहते हैं ना, फलां बंदे को चुक पड़ गई है, कमर में दर्द यकदम हुई और इतनी शदीद दर्द होती है कि चला नहीं जाता, तो यकीन करें आप सूंड पीस के 1 चम्मच छोटा वाला नीम गर्म दूध से खा लें, पहली खुराक से जो आपको चुक पड़ी है फौरन निकल जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगी। अकेली सूंड चुक का इलाज है, ठीक है, अकेली सूंड। उसके बाद आप ये वाला जो नुस्खा है यूरिन के लिए,
दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए इसमें 50 ग्राम ये ले लें, जो जड़ पान बताया 50 ग्राम सूंड ले लें। उसके बाद इसमें 10 ग्राम ये लंबी वाली गोल वाली दालचीनी ले लें, 10 ग्राम, 10 ग्राम लौंग ले लें, ठीक है। और इसके बाद इसमें जावित्री ये भी 10 ग्राम, और इसके बाद जायफल भी 10 ग्राम। अब ये सारी चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद इसके आप 500 mg के कैप्सूल भर के भी खा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप शहद के अंदर मिला के डबल शहद डाल के माजून बना लें तो बड़ा टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। और दूध के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें, चम्मच का चौथाई हिस्सा, ठीक है। तो इंशाल्लाह रिजल्ट आपको फौरी तौर पे मिलेगा। आप कहेंगे वाकई कुछ चीज़ है ज़बरदस्त किस्म की है। क्या बात है फरहान साहब, थैंक यू सो मच अगेन। आज का हमारा ये वायरल सेगमेंट है, इतनी अच्छी पंजीरी मैंने लाइफ में नहीं खाई। घर में बनाए, आसान है, 4 मिनट में बनती है। अपने बच्चों को और अपनी सेहत के लिए रोज़ खाएं, खिलाएं सर्दियों में। प्लीज़ ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त सेगमेंट आपके लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ख़ास तौर पे ये मेरी जब दोस्त आई थी सहर चावला, तो हमने लास्ट अपने जो है ना एपिसोड में ये फ़ाइनल कर लिया था कि हम विटामिन डी के ऊपर बात करेंगे। वैसे तो इनके आगे कोई भी हेल्थ के हिसाब से किसी भी मेडिसिन का या किसी भी आप ABCD कोई भी विटामिन का नाम रख दें और ये आपको सही तरीके की इंफॉर्मेशन एलैबोरेट करके आपको समझा के यहाँ से उठती हैं। मगर हमने विटामिन डी जो था उसको फाइनल किया था कि हम इसको डिस्कस करेंगे, और हमें बहुत सारे मैसेजेस आए थे विटामिन डी के हिसाब से कि सहर चावला जी जो है ना उनको प्लीज़ आप पूछिएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विटामिन डी का इस्तेमाल है, जो हम लोग कुछ डी की गोलियां खाते हैं, वो जो हर वीकली खाते हैं या फिर जो एक इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे बड़ा रिएक्शन होता है, वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो लोग कहते हैं करें, तो हम क्या करें, करें ना करें। तो आज विटामिन डी की कमी, ज़्यादती, उसको फ्लश आउट करना पड़ता है बॉडी में से अगर ज़्यादा हो जाए, क्या है, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी लेंगे सहर चावला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये बहुत से मैसेजेस हैं जो हमें आए और ये सारे इनबॉक्स मैंने थोड़े से चुड़ मुड़ करके आपके सामने रख दिए। इन्हीं में से सवाल मैं करूँगी। और विटामिन डी क्योंकि आपके लिए तो पूरा एक सब्जेक्ट है, अब आपने तो पढ़ा ही, यही सब कुछ है। तो सहर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि विटामिन डी की कमी ये क्यों होती है, जबकि हमारे मुल्कों में तो अगर देखा जाए, हम बाहर के वेस्ट उन मुल्कों में तो नहीं रहते जहाँ पर दिन निकलता ही नहीं है तरीके से, सूरज निकलता ही नहीं, और कभी सूरज निकल जाए तो उनके लिए ईद होती है, ठीक है ना, सन बात लेने बैठ जाते हैं वो लोग। मगर हमारे पास तो यहाँ पे डी जो है अच्छी तरीके से मिकदार में मिलता है, फिर भी हमारे पाकिस्तान में औरतों में ये डी की कमी क्यों है? बहुत सिंपल रीज़न है। विटामिन डी आपकी स्किन फिज़ा तब बनाती है जब स्किन नंगी स्किन पे, नेकेड स्किन पे वो पड़े। अभी हम इन कपड़ों में बाहर निकलेंगे, जितनी मर्जी धूप पड़े, स्किन तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही ना, सिर्फ हाथ वाली जिल्द जिसके ऊपर कपड़ा नहीं है वो इसको एब्जॉर्ब कर रही है। और यही वजह है कि सनलाइट होने के बावजूद भी, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज ड्रेस्ड, विटामिन डी की कमी होती है। इसलिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट हर एक को होती है। कुछ और भी रीजंस हैं विटामिन डी की कमी के। एक जीन पॉलीमॉर्फिज्म होता है विटामिन डी का, यानी कुछ लोगों की बॉडी में ऐसी, कुछ नहीं एक्चुअली ये काफ़ी कॉमन जीन पॉलीमॉर्फिज्म है पूरी दुनिया में। इस वक्त दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनको विटामिन डी की कमी है। सबसे ज़्यादा कॉमनली डेफिशिएंट यही विटामिन है। जीन पॉलीमॉर्फिज्म कुछ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन होती है कुछ लोगों में कि वो विटामिन डी कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उनमें रिसेप्टर्स कम होते हैं, फिर उनको ज़्यादा चाहिए होता है। जो लोग ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हैं, उनकी बॉडी में, हमने एक बार पहले भी बात की थी, विटामिन डी रिसेप्टर्स कम होते हैं। जितने भी लोगों को कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एक्नी, सोराइसिस, हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन डी उनका इलाज भी है, और इन सब लोगों की बॉडी में विटामिन डी जो है वो कम भी होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का इम्यून सिस्टम डाउन रेगुलेटेड है तो उसकी बॉडी में कुछ चीज़ों की नेचुरली कमी हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें बड़ा फाइट कर रही हैं। जिंक इस वक्त फाइट कर रहा है उस बंदे की बॉडी में, विटामिन सी फाइट कर रहा है, विटामिन डी फाइट कर रहा है इम्यून सिस्टम को हर वक्त हाई अलार्म पे रखने के लिए। तो ऐसे लोगों की बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होगी। इट इज़ नॉट बैड टू टेक विटामिन डी सप्लीमेंटेशन डेली फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, बिकॉज मेजॉरिटी लोग इसमें डेफिशिएंट होते हैं। आपकी नंगी स्किन पे यहाँ पे कोई सन बेदिंग तो कर नहीं रहा है कि बीच पे तो कोई पड़ा नहीं हुआ कि आपकी स्किन पे जो है वो विटामिन डी पड़ा। अगर नंगी स्किन के ऊपर 40 मिनट रोज धूप पड़े तो वो जो डोज बनती है वो बनती है 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है विटामिन डी की जो डेली होनी चाहिए। अगर देखा जाए अगर कोई घर में शीशे खिड़कियां लगी हुई हैं और धूप उस कमरे में आ रही है, उस जगह पे आ रही है, तो वो जो शीशे से रेज आ रही है वो फिर हमें अटैक तो नहीं कर रही, वो भी फिर
विटामिन डी का सोर्स नहीं है हमारा? नहीं, वो विटामिन डी का सोर्स है, बट कंपैरेटिवली वो आपके पास लेसर सोर्स है। एंड देन द स्किन कांटेक्ट अगेन नीड्स टू बी वाइट। और विटामिन डी डाइट में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डेयरी में है, फैटी फिश में है, कुछ मछलियाँ होती हैं जैसे सार्डीन्स की हड्डियों में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, साल्मन में बहुत ज़्यादा विटामिन डी होता है, मैकरल में होता है, ब्लैक कॉड में होता है, रेनबो ट्राउट में होता है। लेकिन ये सारी मछलियाँ जो हैं जिनके मैं नाम ले रही हूँ वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, वो ईजिली अफोर्डेबल। और पाकिस्तान मतलब ये वो मछलियाँ जिनकी एक एक सर्विंग 3-5 हज़ार रुपए की है, तो डेफिनेटली वो मासेस के लिए तो पॉसिबल नहीं है। बट महीने में एक अगर आप 1000 रुपए का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, 750 रुपए का इंजेक्शन आता है, तो इट्स नॉट बैड। मैं एक सब क्लिनिकल रिपोर्टिंग के बारे में भी बात करना चाहूँगी विटामिन डी की। अक्सर बड़ी बड़ी लैब से भी, बड़ी रिप्यूटेबल लैब से भी जब विटामिन डी का टेस्ट होके आता है और उसमें अमाउंट लिखी होती है 14 और 15 या 17 और 20 और आगे लिखा होता है ऑप्टिमल यानी नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। आपके विटामिन डी के लेवल्स अगर आप 25-30 साल से ऊपर है, क्योंकि आपकी बॉडी डिफरेंट स्ट्रेसेस, नॉट इमोशनल स्ट्रेसेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को भी फाइट कर रही है, 40 से ऊपर होने चाहिए। सब लोग, इवन के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जिनके विटामिन डी लेवल 40 से कम है, आपकी रिपोर्ट पे आगे चाहे नॉर्मल भी लिखा हुआ है, ये बात मैं ऑन एयर कर रही हूँ, ठीक है, आपने अपनी बॉडी के लेवल्स विटामिन डी के 40 से नीचे नहीं जाने देने। इट इज़ गुड कि आप इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दें। अगेन विटामिन डी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो। ये हमने मैग्नीशियम पे जब बात की थी तब मैंने की थी, लेकिन मुझे लगा अभी दोबारा मेंशन करना ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम का भी आपके पास जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर विटामिन डी की कमियों के आप कहेंगी तो कुछ ऐसे मैं सिम्टम्स बताऊंगी जो इतने कॉमन नहीं है और होते हैं लोगों को पता नहीं लगता। अच्छा, अब ये जो सनब्लॉक है इसके बारे में भी बता दें पहले। ये सारी मोटी मोटी चीज़ें पहले मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ कि जो सनब्लॉक हम लगाते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है ना, हम तो उसके बगैर मेकअप नहीं करते हैं, हम तो उसके बगैर बाहर नहीं निकलते। और हमें हर जो डर्माटोलॉजिस्ट है वो सबसे पहले आके हमें यही बोलता है कि आप लोगों ने अपनी स्किन को इसलिए साड़ा हुआ है क्योंकि आप लोग सनब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लोग की स्किन इसलिए बर्बाद है। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारी स्किन को बचाएं या हम अपनी विटामिन डी का सोर्स पूरा करें, क्योंकि ये क्या काम कर रही है हमारी बॉडी में, दे रही है। अगर सनब्लॉक लग जाता है फिर तो आपकी वो रेज एब्जॉर्ब नहीं होती है ना? लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट का मैं भी कहती हूँ सनब्लॉक के बगैर नहीं निकलना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों की छाइयों की वजह और दानों की और एक्नी की और हाइपर पिगमेंटेशन की वजह होती है ये कि मैं हैरान हूँ, लोग इतने लोग प्रोसीजर्स कराते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, इतने वेल टू डू होते हैं और एक सनब्लॉक नहीं लगाते। सनब्लॉक का ख्याल, सनब्लॉक इज मैंडेटरी। मतलब मेरी बात सुनो, हमारे सर में तो सनब्लॉक नहीं लगा रहे, क्या सर के जरिए हमारे बाल हैं यहाँ पे सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। विटामिन डी की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं फिजा, हमारे जिस्म का जो जीनोम है ना, जीनोम यानी जीन्स का क्लस्टर एक इंसान का इतना ज़्यादा है कि अगर मैं यहाँ से अपनी, वो ऐसे है गुच्छा है, अगर मैं अपनी जीन को यहाँ से खींचूँ ना, वो चांद तक जाएगी एक इंसान की और वापस आएगी। ये इतना लंबा एक इंसान का जीन का स्ट्रक्चर है। इस पूरे जीन का स्ट्रक्चर एक इंसान का जो चांद तक जाके, ये मैं एवं मुहावरतन या इधर उधर नहीं बोल रही, ऑथेंटिक लिखी किताबों की बात बोल रही हूँ, वापस भी आता है ना, उसका 5% हिस्सा विटामिन डी से इन्फ्लुएंस होता है। इतने लंबे रास्ते का हमारे जिस्म में 25,000 जीन्स हैं, जिसमें से 5% आपका विटामिन डी इन्फ्लुएंस करता है। इस जिस्म के हर सेल के अंदर विटामिन डी का रिसेप्टर है। थोड़ी सी धूप लेके मुश्किल है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। हर चीज़ में वो रोल प्ले कर रहा है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। विटामिन डी के ऊपर बात कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अली राना, हमें कॉल्स भी आज दीजिएगा ताकि जो सवाल हमें मैसेजेस जो आ रहे थे वो हम सहर चावला के सामने रख सकें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं और हम विटामिन डी के हिसाब से जो है ना आपको चीज़ें समझा रहे हैं कि अच्छा, कुछ ज़्यादा अगर हो जाए विटामिन डी, मैंने सुना है कि उसको फिर बॉडी से फ्लश आउट करना पड़ता है, तो ये केसेस वैसे मैंने ऐसे सुने नहीं है, मगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इज दैट ट्रू? इसीलिए आपने नहीं सुने बिकॉज इट इज़ वेरी रेयर। बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज़ वेरी रेयर। अगर आपका विटामिन डी ऑप्टिमल है ना, और आप क्रॉनिकली हर महीने ऑप्टिमल यानी नॉर्मल लेवल्स पे है, 40 से ऊपर है, और आप हर महीने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगवाई जा रही हैं, तो कहीं 8-9 महीने बाद जाके आपको थोड़ी सी टॉक्सिसिटी होगी। इस तरह टॉक्सिसिटी होती है। और वो जब आप विटामिन डी के इंजेक्शन छोड़ते हैं और डाइट में आप थोड़ा सा कैल्शियम और डेयरी कम करते हैं, वो ठीक हो जाती है। मुझे कितने साल हो गए फिजा पेशेंट्स करते हुए, आज तक सिर्फ एक केस मेरे पास आया था जब मैं CMH पे पढ़ाती थी। मेरे स्टूडेंट के फादर थे और वो भी, उनका विटामिन डी टॉक्सिसिटी का मुझे याद है इसलिए केस था क्योंकि उनको उस वक्त किडनी फेलियर हुआ था। अच्छा। जिस इंसान को आपके जो विटामिन डी है ना वो 3 स्टेजेस में एक्टिव होता है। स्किन से लिवर में जाता है, लिवर से किडनी में जाता है, किडनी में फाइनल फॉर्म बनती है। तो अगर किसी की किडनी अफेक्टेड हो ना, तो ऑफकोर्स
वो विटामिन डी के लेवल साइंस मिलेंगे, उसको कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी सोर्स ज्यादा आपकी फीवर होगा, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी का काम होता है हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम को थोड़ा ठंडा और मॉड्यूलेटेड रखना। इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंटली आप इन्फेक्शंस जो हैं वो कैच करेंगे, और उसके साथ आपको मसल ट्विचिंग होगी, उसके साथ आपको वही विटामिन डी की कमी में जो लोअर बैक पेन होती है, विटामिन डी की ज्यादती वाली भी लोअर बैक पेन होगी, आपको बोन्स और जॉइंट्स कैल्सिफिकेशंस होंगी, एक्सरेज में स्टिफनेस होगी। ये आपके पास कुछ सिम्टम्स हैं, और सबसे इजी डायग्नोज करना है, हर इंसान को 3 महीने बाद अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराने चाहिए। आप कराएंगे, आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा, हर एक को। अच्छा, और ये जो इंजेक्शंस है, ये जो तोड़ के पी रहे होते हैं हम, हाँ जी, ये सही है दूध में तोड़ के पीना, लगाना वो बेहतर है, या फिर वो जो वीकली एक गोलियां आती हैं जो विटामिन डी मिल जाती हैं, डॉक्टर्स मोस्टली रेकमेंड करते हैं, या वो ठीक है? अच्छा, मैं जिसके सबसे ज़्यादा हक में हूँ, वो आप इंजेक्शन लगवा लें या इंट्रामस्कुलर लगवा लें। थोड़ी सी दर्द होती है, आज बल्कि मेरी भी इंजेक्शन मैं लगवाती हूँ महीने में एक बार, वो इससे क्योंकि इसकी सोल्यूशन बहुत ज़्यादा विस्कस होती है। जो आप पीते हैं ना, वो तकरीबन आधा आपके स्टमक में ज़ाया हो जाता है। अच्छा। तो आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं हमारी खून का वो हिस्सा जिसने एग्जैक्ट सिस्टम को डिलीवर करनी है चीज़, सिर्फ 50% हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिलीवर होता है। जो इंजेक्शन लगता है ना, चाहे आप बट मसल पे लगवा लें, चाहे आप बाइसेप पे लगवा लें, वो 100% आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। और जो आप टैबलेट खाते हैं, वो भी सर्टेन अमाउंट 35 to 40% ज़ाया हो जाती है। तो टैबलेट खाना और पीना, अगर आपको इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो फिर ये कर लें। अदरवाइज इट्स बेस्ट कि आप महीने में एक इंजेक्शन लगवा लें अगर आपके लेवल्स 40 से नीचे हैं तो। वही बात आ गई कि आपने कहा कि 3 महीने के पहले टेस्ट हमेशा करवाएं, है ना। और ये तो आसान चीज़ है, अगर आप किसी डॉक्टर से नहीं भी पूछते तो आपको एक तरीका बता दिया हमने कि अपने टेस्ट को 3 महीने में आप अगर करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा 40 से नीचे तो इंजेक्शन ले लें, गोली ले लें। अच्छा, आम डाइट, ठीक है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें विटामिन डी का सोर्स मिल सकता है, जो हम खाएं ज़रूर, अपनी लाइफस्टाइल में शामिल ज़रूर करें, और अभी सर्दियां भी हैं तो उस हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए बताइए। जिन फ़िश में विटामिन डी के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनके नाम मैं बता चुकी हूँ, थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अदरवाइज नॉर्मल जो हमारे पास रोहू फिश मिलती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसमें भी है, या घर का बनाया हुआ पॉम्फ्रेट, रोहू, सुरमई अच्छा है, इसमें भी अच्छा है। लेकिन जो सही हाई लेवल्स हैं वो सैल्मन में है, सार्डिन्स में है, मैक्रेल में है, ब्लैक कॉड में और रेनबो ट्राउट में है। और मैं इसी बार मतलब लोगों को इतना वो नहीं परसुएड नहीं करी, बिकॉज आई नो कि ये महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास डेयरी, जितना भी ऑर्गेनिक फ्रेश डेयरी है, दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स। उसके अलावा अंडे की जर्दी में ये कुछ हद तक मौजूद होता है। उसके अलावा आप किस कुकिंग मीडियम में अपना खाना बनाते हैं, वो भी इस बात का तयन करता है कि विटामिन डी कितना एब्जॉर्ब हो। देसी घी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है बॉडी में विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि देसी घी सैचुरेटेड फैट है, देसी घी और उसके बाद नारियल का तेल, जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, वो विटामिन ए, डी, ई और के को बेहतर जज़ब होने में हेल्प करते हैं। उसके साथ जनाब आप दही या घर का बना हुआ, या अगर आप ग्रीक योगर्ट लेते हैं, दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी, वो भी आप ले सकते हैं। और फलों में, फ्रूट्स में नॉर्मली आपके पास विटामिन डी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन डी नहीं होता है। अच्छा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, कुछ विटामिन सी आ जाता है, कुछ विटामिन ए आ जाता है। मैग्नीशियम की भी इंटेक लेनी है, मैग्नीशियम भी लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड डेयरी फॉर मैग्नीशियम, एंड नट्स एंड सीड्स, उनमें भी मैग्नीशियम होता है। और ये जो मोरिंगा वगैरह होता है, इसमें भी तो मोरिंगा वगैरह जो होता है, मोरिंगा में मैग्नीशियम होता है जबरदस्त, मोरिंगा में आयरन होता है, मोरिंगा में फास्फोरस होता है, मोरिंगा में कैल्शियम होता है, मोरिंगा में जिंक होता है। मोरिंगा इज अ सुपर फूड, हमने इस पे बात भी की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब मोरिंगा को सुपर फूड कहती है, नॉर्मल फूड नहीं कहती। तो बस हम जब विटामिन डी के सोर्स को पूरा कर रहे हैं तो उसमें हमें मैग्नीशियम को लेना बहुत जरूरी है। ऑर्गन मीट्स में भी होता है कुछ हद तक विटामिन डी, ये जो कलेजी गुर्दे वगैरह होते हैं ना, खास करके बकरे की, इसमें भी होता है। कुछ लोगों में ना जिस्म में थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, कमज़ोरी रहती है, वो लोग ये कहते हैं कि जब हम ये इंजेक्शन पीते हैं विटामिन डी के तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या विटामिन डी एकदम से इंसान को उस तरह से एक्टिव करता है जो लोग कहते हैं? एब्सोल्युटली जी, एक सिंड्रोम है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, जो होता ही आपके पास विटामिन डी की कमी से है। हमारे जो जिस्म की पावर फैक्ट्री है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर एक छोटा सा कारखाना लगा हुआ है जो एनर्जी का सिक्का बनाता है, जिस सिक्के को एटीपी कहा जाता है। आपके पास ये एनर्जी का सिक्का बन ही नहीं सकता उस कारखाने से जब तक विटामिन डी ना हो। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, हमारे जिस्म की जो एनर्जी का सिक्का है ना, जो हमें रिवाइटलाइज करता है, दैट इज एटीपी, उन लोगों की बॉडी में आपके पास एटीपी नहीं बन सकता, इसलिए आपके पास क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो जाता है। और जिन लोगों को क्रॉनिकली फीवर रहता है ना, अगर मेरे पास कोई फिजा है, जो फौरन 2 में उनके 3 में उनके टेस्ट करवाती हूँ, एक मैं B12 करवाती हूँ, एक विटामिन डी करवाती हूँ, एक मैं CBC करवाती हूँ, देखने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई खतरे की बात तो नहीं है, वाइट ब्लड सेल ऊपर नीचे तो नहीं है। विटामिन डी जो है ना, अगर बहुत
अरसे तक कम हो तो आपके दिमाग का एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, वहाँ पे आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं आपके पसीने को कंट्रोल करने के लिए भी और फीवर को कंट्रोल करने के लिए भी। आपकी जो बॉडी का स्ट्रेस वाला सिस्टम है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा, वो विटामिन डी की कमी को टेंशन वाली सिचुएशन समझता है और आपके हाइपोथैलेमस में जो पसीने वाला सेंटर है और जो टेम्परेचर रेगुलेट करने वाला सेंटर है उसको पैगाम देता है आप हर वक्त बुखार में रहते हैं और आपके माथे पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सो के उठते हैं, चाहे आप बच्चे हैं बड़े हैं जिस भी उम्र के हैं, और आपको सिर्फ फोरहेड स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि माथे में सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये विटामिन डी की कमी है। और अगर हर वक्त बगैर वजह के अनएक्सप्लेन कोई रीज़न नहीं आपको बुखार रहता है, स्वेटिंग के साथ 200% विटामिन डी की कमी है। अच्छा जी, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं इनके लिए कितना ज़रूरी है और बच्चे की नशो-नुमा के लिए कितना ज़रूरी है? अगर माँ के अंदर कम है तो क्या बच्चों के अंदर भी पाया जाएगा जो आफ्टर डिलीवरी बच्चा होगा? माँ में जो भी चीज़ कम है वो बच्चे में कम होगी, चाहे वो विटामिन डी हो चाहे वो शऊर और अक्ल हो, क्योंकि वो साइकोलॉजी जो है ना, बच्चा साइकोलॉजी अपनी माँ से इनहेरिट करता है ना। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। कैल्शियम 2 जगहों से एब्जॉर्ब होता है जिस्म में, एक किडनी ट्यूब्यूल से, गुर्दे से, एक आंतों से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर उसे हड्डी की तरफ जाना होता है। कैल्शियम कितना ज़रूरी है हड्डियाँ बनाने के लिए। वैसे भी जब बच्चा माँ के पैरों के नीचे एवं जन्नत नहीं है, एक बच्चा जब माँ के जिस्म से पैदा होता है ना, वो उसकी जिस्म का 80% कैल्शियम चूस के पैदा होता है। सोचें अगर ऐसी माँ ऑलरेडी कितना बच्चा लेता है माँ से पैदा होते ही उसी वक्त, सोचें अगर ऐसी माँ ऑलरेडी विटामिन डी में डेफिशिएंट होगी आपके पास, तो उस वक्त तो कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे तो ऑफकोर्स जवानी में ही पैदा होते हैं ना, आफ्टर 10, 15, 20 ईयर्स यही बेचारी औरतें होती हैं जिनको ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, क्योंकि उन्होंने रिप्लेनिश नहीं किया होता अपनी उस चीज़ को। फीटस में ना एक एबिलिटी होती है जब बच्चा माँ की कोख में पल रहा होता है, वो अगर आप विटामिन डी ठीक नहीं लेंगी ना, वो आपकी हड्डियों से खींचना शुरू कर देगा। लेकिन बच्चे को कमी नहीं होगी उस टाइम जिस टाइम वो पैदा होगा, आगे जाके उसमें टेंडेंसी होगी रिकेट्स की। बच्चे में विटामिन डी की कमी को रिकेट्स कहा जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है आगे जाके। लेकिन बच्चा उस वक्त पूरा कर लेगा, वो माँ की हड्डी से खेलना खींचना शुरू कर देगा। मेरे पास इतनी सारी पेशेंट्स हैं जो प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद ऑस्टियोमलेशिया से डायग्नोज हो गई हैं। ख्याल नहीं रखा हुआ था अपनी डाइट का प्रेगनेंसी में विटामिन डी का। अच्छा, जब कंसीव हो तो तब टाइम पे भी क्या इश्यूज आते हैं अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है? मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बनने की तैयारी पहले शुरू होती है, कम से कम 1, 1.5, 2 साल पहले शुरू होती है। फॉलिक एसिड सुनते हैं ना, हमें तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं फॉलिक एसिड शुरू कर दो। बस वो एक और इतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे बात नहीं होती ना। माँ बनने की तैयारी देखें, मैं सारी लड़कियों, बच्चियों, बहनों को यही कहूँगी, बेटियों को, कि बहुत पहले शुरू होती है। क्योंकि आपने फिर अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा लेंगी, आप मोटी होंगी, आपको पता है आपका बच्चा डल पैदा होगा। आपको पता है जो मोटी खवातीन है, ये रिसर्चेज है, बुक है डीप न्यूट्रिशन, उसके अंदर लिखा हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त बुक है, कि जो मोटी औरत होती है उसके बच्चे को यूट्रस में वो सिग्नलिंग कम होती है जिससे बच्चे का आईक्यू डेवलप हो एज कम्पेयर टू पतली औरत के। अच्छा। मोटापा बच्चे का आईक्यू तक अफेक्ट करता है। आप जो शुगर और रिफाइंड फूड आप जो खा रही हैं वही तो खून की स्ट्रीम से बच्चे को जा रहे हैं। तो ये माँ बनने की जो तैयारी है ना, हर तरह की न्यूट्रिशन के हवाले से, वैसे तो बचपन से इंसान का जिस्म तंदुरुस्त होना चाहिए, लेकिन कम से कम 1-2 साल पहले शुरू होती है। सो यू शुड वर्क ऑन इट। एक ब्रेक लेंगे, मगर ब्रेक से पहले ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं दोबारा इसको कम्प्लीटली दोहराना चाहूँगी कि जब हम अपनी बच्चियों की शादी करें, आप अपनी बेटी की शादी का सोच लें, तो जो रिश्ते वाले ना उनके साथ थोड़ा सा टाइम मांगें, एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने का। और उस टाइम पीरियड में जो ज़ाहिर से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं बच्चियाँ, तो उनको अपनी ग़िज़ा चीज़ों का कोई ख्याल नहीं होता। फिर जैसी शादी का टाइम आता है तो बच्चियाँ डाइटिंग करना शुरू कर देती हैं। डाइटिंग में फिर उनकी जो बॉडी है बिल्कुल ऐसे सूख जाती है, उनको जान ही कोई नहीं उनके अंदर होती। तो जब बच्चियों की शादी का सोचे तो उनकी ग़िज़ा के ऊपर सबसे पहले काम करें। उन्हें जिस घर जाना है ना, उस घर के तौर तरीके भी बाद में सिखाएं। सबसे पहले उसकी सेहत है, उसके बाद सारा जहान है। उसको अच्छी चीज़ें खिलाएं, खालिस चीज़ें खिलाएं, उसकी जान बनाएं। उसके सारे जो कैल्शियम्स हैं जो कम है या वाइटामिन कम है उसके अंदर उस डेफिशिएंसी उसको ठीक करें, पूरा करें, डॉक्टर्स को दिखाएं, ठीक है। उसकी अच्छी एक्सरसाइज करवाएं, मोटी है तो उसको ओबेसिटी से कम करवाएं, और अगर वो बहुत दुबली है तो उसको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाएं जहाँ पर उसको थोड़ी सी जान और सेहत और उसका ना बॉडी एक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ों के साथ ज़रा उसके ऊपर काम करें और फिर बच्ची की शादी करें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। सहर चावला मेरे साथ ही, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। सहर चावला हमारे साथ हैं, विटामिन डी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि आम इंसान को कैसे पता चल सकता है कि मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, या 3 महीने का ही वेट करना है, या फिर कोई सिम्टम्स अगर बॉडी के अंदर होने हैं, कोई दर्दें होनी है, जो जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, कटाखों की आवाज़ें आना जिस्म से, इज़ दैट?
अच्छा, सबसे कॉमन सिम्टम आपके पास विटामिन डी और कैल्शियम की कमी दोनों का, क्योंकि अगर विटामिन डी की है तो मोस्ट प्रोबेबली कैल्शियम की भी हो जाएगी। लोअर बैक पेन और हिप बोन में पेन, ये आपके पास सबसे कॉमन है। दूसरा आपके पास, मैं पहले सबसे कॉमन बताऊंगी फिर मैं लेस कॉमन बताऊंगी। दूसरा आपके पास कॉमन सिम्टम है मसल स्टिफनेस। और एक और मैं आपको कॉमन सिम्टम बताऊं, आपका जो विटामिन डी है ना, वो आपके कार्टिलेजेस जो हैं, जो आपकी हड्डियों का वो सॉफ्ट वाला टिश्यू होता है जो जॉइंट्स के साथ उन्हें जोड़ रहा होता है, उसकी भी साख्त बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बड़ा एक सिंपल सा टेस्ट होता है कि अगर आप स्ट्रेच करते हैं ना ऐसे, जो आपकी रिब्स हैं, ये जो आपकी बीच वाली हड्डी होती है, इसको स्टर्नम कहा जाता है। आपकी पसली और आपका जो स्टर्नम है ये कार्टिलेज से कनेक्टेड होता है। अगर आपको यहाँ रिब्स में खिंचाव और पेन होता है ना स्ट्रेच करते हुए, ये भी आपके पास विटामिन डी की कमी है। एक फिजा करके चेक कर रही हैं, हाँ, जिन लोगों नहीं, आपको अगर नहीं फील होता ना, आपको नहीं होगा, जिन लोगों को होता है उनको पता लग जाता है हाँ हमें तो होता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक एरिया होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसको कहा जाता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये वाला जो हमारा एरिया, इसमें विटामिन डी के कुछ एंटीने मौजूद होते हैं। ये एरिया कंट्रोल करता है दिन और रात का साइकिल, जिसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है। आपकी रात की नींद ठीक नहीं होगी, इंसोम्निया होगा, चाहे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं भी है, विटामिन डी की कमी है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस अपसेट होगा और आपको इंसोम्निया होगा। एक और आपके पास जो सिम्टम आ जाता है जनाब विटामिन डी की कमी का, वो आ जाता है पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। आपके पास पैनिक अटैक और एंग्जाइटी क्यों होती है विटामिन डी की कमी से? बिकॉज विटामिन डी आपके दिमाग में मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन के लेवल्स जो है उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। और उसके साथ साथ आपके दिमाग में एक एरिया होता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। ये न्यूक्लियस एक्कम्बेंस वही एरिया हमारे पास जो कि जब कोई इंसान ड्रग लेता है, मंशियात लेता है या कोई मीठा और मज़े की चीज़ लेता है तो ये न्यूक्लियस रिवॉर्ड सिस्टम इनिशिएट करता है। लेकिन यही वो वाला न्यूक्लियस है जो हमारा नॉर्मल रिवॉर्ड हार्मोन जो है डोपामिन और सेरोटोनिन, उसको भी रेगुलेट कर रहा होता है। विटामिन डी के रिसेप्टर, विटामिन डी के लेवल अगर कम हो तो ये वाली भी सिचुएशन जो है आपके पास अफेक्टेड होती है। एक मैंने आपको ये स्वेटिंग वाली बता दी है और एक आपको क्रॉनिक फीवर वाली मैंने बता दी है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस रहेंगी, बहुत ज़्यादा आप डीमोटिवेटेड रहेंगे। अगेन वो न्यूक्लियस एक्कम्बेंस क्योंकि आपके पास अफेक्टेड होता है, वो डोपामिन सेरोटोनिन वाला, वो आपकी मोटिवेशन को भी अफेक्ट करता है। ये भी आपके पास एक बहुत ज़्यादा सिम्टम है। और रैपिड मूड स्विंग्स, अगर आपके आसपास अपने हैं या प्यारे हैं जिनका मूड बगैर वजह बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, खाली सुबह उठने के बाद नहीं, खाली रात के वक्त नहीं, थ्रू आउट द डे, एंड देयर इज़ नो अदर रीज़न, देयर इज़ अ हाई चांस कि उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उसका प्रॉब्लम है। अच्छा, और ये जो हेयर फॉल वगैरह होता है, हेयर फॉल भी आपके पास विटामिन डी की कमी से होता है। बिकॉज आपके पास अगर विटामिन डी के रिसेप्टर्स कम होंगे, आपके पास जो आपका इवन के अर्ली ग्रेइंग भी, अर्ली ग्रेइंग के मेरे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनको कॉपर, जिंक और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देती हूँ और आप यकीन करें उनके जो बाल सफ़ेद होना है वो कम हो जाते हैं। और जो आपके नंबर ऑफ हेयर होते हैं ना, यानी कितने बाल उगेंगे, इसको भी आपका विटामिन डी कंट्रोल करता है। बाल सफ़ेद होने चाहिए, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रे हेयर हमें जल्दी हो रहा है? किस एज से शुरू हो जाता है? मैं आपको एक बात बताऊँ, जो एजिंग है ना, ये बड़ा एक मज़े का टॉपिक है, इस पर कभी बात होनी चाहिए। हम इस पर इस तरह बात कर सकते हैं कि क्या बुढ़ापा आना चाहिए, क्या बुढ़ापा एक नॉर्मल चीज़ है? असल में एजिंग नहीं होनी चाहिए, असल में बाल सफ़ेद नहीं होनी चाहिए। इसी पे करेंगे। एजिंग का क्या मतलब है? हमें शो ये करेंगे, हाँ। शो हम इसी पे करेंगे। एजिंग का क्या मतलब है? कि कोई चीज़ अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। आइडियली इस बॉडी में वैसे तो हर जो है मॉर्टल चीज़ उसने अपने एंड पे जाना है, लेकिन अगर आप बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली बात करें तो एजिंग एक डिके का प्रोसेस है। ये डिके क्यों हो रही है? अगर आपने अपनी हेल्थ का और हर चीज़ का ख्याल रखा है फिर तो ये डिके होनी नहीं चाहिए ना। बाल से ये पिगमेंट क्यों जा रहा है, चेहरे पे ये झुर्रियाँ क्यों जा रही हैं, ये अब हाजमा काम क्यों नहीं कर रहा है? तो आइडियली बायोलॉजी तो एजिंग को सपोर्ट नहीं करती है। अगर ये मशीनरी हेल्दी है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो इसको हेल्दी रहना चाहिए था। आइडियली तो बाल कभी भी ग्रे नहीं होने चाहिए, लेकिन बिकॉज एज के साथ साथ आपके पास न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं और हर चीज़ होती हैं। आई थिंक आफ्टर 50 ग्रे होना शुरू होने चाहिए, आफ्टर 50 या 55, उससे पहले नहीं। अब तो फिजा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मिडिल एज 65 है, और हमारे यहाँ पे हम 40 साल की उम्र में अगले को कहते हैं तेरी जिंदगी खत्म हो गई है, बस अब तो तू बूढ़ा हो गया। बहुत गलत बात है वर्ल्ड है। तो अब आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को बूढ़ा नहीं कहना। 40 साल का इंसान, मर्द और औरत जवान तरीन होते हैं। वैसे मुझे लगता है हमारा पाकिस्तान इस बात की गवाही देता है, सबूत देता है कि हमारे पास 40 के बाद की जो औरतें हैं, जो मर्द हैं, वो तो बल्कि हीरो हीरोइन आते हैं, वो तो मोर यंग और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं तो टीवी स्क्रीन पे भी देखती हूँ, मैं तो सिनेमा स्क्रीन पे भी जो 40 के बाद की औरतें और मर्द हैं उनको देख के मैं कहती हूँ यार दिस इज़ द टाइम। ये पहले इतने कभी खूबसूरत नहीं लगे, ये दोनों, ये तो अब लग रहे हैं। अब मैं इनको देख के एडमायर करती हूँ उन लोगों की पर्सनैलिटी को। तो मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में 40 के बाद ही साबित कर दिया, साबित कर दिया, बहुत लोगों ने साबित कर दिया। बड़ा बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा, विटामिन डी जो है हमारी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है? विटामिन डी जो है चेहरे की जल्द को खूबसूरत जवान दिखाने के लिए, क्या झुर्रियाँ भी रोक सकती है, एंटी एजिंग भी होती है? विटामिन डी स्किन की ड्राइनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी से लेके, सोराइसिस से लेके, एक्जिमा से लेके, और जिनमें आपके पास जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, आपके जो स्किन के ग्लैंड्स होते हैं ना, जो आपकी स्किन का वो ऑयल सिक्रीट करते हैं, सीबम, उनकी अगर सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो आपकी स्किन पर एक्नी हो जाती है, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन भी ख़राब हो जाती है। विटामिन डी इन सबको कंट्रोल रखता है। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं एक्नी के, सोराइसिस के, एक्जिमा के, और जिनकी सीबम सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा होती है, सबको मैं विटामिन डी रिकमेंड करती हूँ। और ऑफकोर्स एंटी एजिंग इसीलिए है क्योंकि अगर कोई चीज़ ड्राई नहीं होगी तो उस पर रिंकल्स देर से बनेंगे। हम लोग रात को मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाकर क्यों सोते हैं? कितना मस्ट है ना हमारी रात की स्किन रिजीम में कि चाहे कुछ भी ना हो, मॉइस्चराइजर रात को मुंह पे ज़रूर आपने लगाना है, क्योंकि अगर स्किन ड्राई होगी तो उस पर क्या चीज़ पहले आएगी? रिंकल्स पहले आएंगे। तो विटामिन डी आपकी स्किन का मॉइस्चर रिटेन करके ऑफ कोर्स रिंकलिंग प्रिवेंट करता है इनडायरेक्टली, और आपकी जो स्किन है उसको यूथफुल रखता है। अच्छा, जो नेल हेयर ग्रोथ की जो हम लोग खा रहे होते हैं मल्टीविटामिन्स, उनमें भी विटामिन डी होता है, तो अगर उसमें विटामिन डी मौजूद है तो क्या फिर भी हमें अलग से विटामिन डी का सोर्स लेना ज़रूरी है या उसमें काफ़ी है? अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स के हक में इसलिए नहीं हूँ, मैं इसलिए हमेशा इंडिविजुअल विटामिन्स की प्रिस्क्रिप्शंस देती हूँ। एक चीज़ होती है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस का मतलब है कि किसी विटामिन या मिनरल की मुझे कितनी मिकदार चाहिए कि वो मेरे जिस्म में जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। आपके पास जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, अगर पीछे आप उनकी डोजेज पढ़ें ना, आप ये विटामिन डी भी पढ़ें, किसी भी मल्टीविटामिन में 1000 या 2000 इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर नहीं होगा, जबकि हम यहाँ पर डेली 20-20 हज़ार इंटरनेशनल यूनिट लेने की बात कर रहे हैं। तो मल्टीविटामिन में इतना आ ही नहीं सकता ना, जब 8, 9, 10, 12 चीज़ें एक में है, तो हर एक की जो मोस्टली अमाउंट होती है वो RDA से नीचे होती है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस से नीचे होती है, यानी वो उससे भी नीचे होती है जितनी रोज़ एक नॉर्मल बंदे को चाहिए। तो जितनी ऐसे बंदे को चाहिए जिसके ऑलरेडी बाल सफ़र कर रहे हैं, स्किन सफ़र कर रही है, इम्यूनिटी सफ़र कर रही है, उस इंसान को तो ज़्यादा नहीं चाहिए होगी। तो मल्टीविटामिन उसको किस तरह हेल्प कर सकता है? सोचने वाली बात है ना। तो वो फिर इंसान सिर्फ अपनी ज़हन की तसल्ली के लिए ले रहा है कि मैंने कैप्सूल ले ली, इसमें ये सब कुछ था, चाहे उन सब चीज़ों की अमाउंट बहुत ज़्यादा नीचे हो और आपकी बॉडी को ज़्यादा की ज़रूरत थी। तो मल्टीविटामिन्स को आप रेकमेंड नहीं करती? सेपरेट आपने बी विटामिन लेना सेपरेट ले, जिंक लेना सेपरेट ले, मैग्नीशियम लेना सेपरेट ले, विटामिन डी लेना सेपरेट ले। जी। अच्छा, और ये मैग्नीशियम अगर हमने लेना है तो रात को लेना है और विटामिन डी हमने सुबह लेना है? विटामिन डी हमेशा सुबह लेना चाहिए। जैसे सन आपको विटामिन डी देते हैं ना, एंड यू फील एक्टिव, तो विटामिन डी जो है वो आपको थोड़ा सा एक्टिव कर देता है। जो बी विटामिन है, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है मैं बता दूं, और जो विटामिन डी है उसको हमेशा सुबह के टाइम लेते हैं, क्योंकि वो आपको एक्टिव करता है, वो आपकी थोड़ी सी नींद उड़ाता है, भगाता है। अच्छा, आपकी जो दिमाग का रिलैक्सिंग हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो रात को सिक्रीट होना चाहिए ताकि आपको नींद अच्छी आए, विटामिन डी उसको रेगुलेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन डी उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सके ताकि रात के टाइम उसके लेवल्स अच्छे हो, तो आपको सुबह ही वो लेना चाहिए। मैग्नीशियम हमेशा रात को लें, स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल है, उसके बाद आपकी बॉडी ज़रा सी रिलैक्स होती है, आप थोड़े से ईजी होते हैं, नींद भी अच्छी हाँ जी, नींद बहुत अच्छी आती है मैग्नीशियम के बाद, पता लगता है जिस दिन मैग्नीशियम खाए उस दिन की नींद का। और जो विटामिन डी है और जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो हमेशा सुबह के टाइम लें। ज़बरदस्त। एंड में कोई ऐसी बात जो आपको लगता है ज़रूरी है लोगों को बताना, तो प्लीज़ दिस इज़ योर कैमरा, गो अहेड। जी, मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को डिप्रेशन से डायग्नोज करने से पहले आप ये देख लें कि कहीं आप में B12 विटामिन की, विटामिन डी की, आप में आयरन की कमी, कोई हार्मोनल मसला या स्ट्रेस हार्मोन ऊपर नीचे तो नहीं है, या आपकी एनवायरनमेंट तो बहुत टॉक्सिक नहीं है। ऐसे ही एंटी डिप्रेसेंट्स मत लिया करें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सहर चावला, बहुत अच्छा लगा। और हम अपना प्रोग्राम यहीं पे अब ख़त्म करेंगे, मगर यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको विटामिन डी के हवाले से सारी गुफ्तगू करके बताया गया, समझाया गया, इन सारे सोर्सेज को अपनी बॉडी के अंदर जो है ना वो पूरा करें, क्योंकि आप स्पेशली जो औरत है वो एक माँ भी है, वो एक बेटी भी है, ठीक है, एक बहन भी है, तो उसने अपने सारे रिश्तों को लेके चलना है, मगर इन रिश्तों को निभाने के लिए आपके जिस्म के अंदर ताकत होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, आपका दिमाग अच्छा काम नहीं करेगा, आपकी सेहत आपका साथ नहीं देगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकती इस दुनिया में। कोई काम तो काम, कोई रिश्ता भी नहीं निभा सकती। विल सी यू टुमारो, टेक इट, बाय।